नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था, निबंध हम पढ़ रहे थे और कल हमने जो शुक्ल पूर्व युग में भारतेंदु युगीन निबंध थे उनके बारे में पढ़ा था। मैंने आपको काल विभाजन भी बताया था कि किस तरह से हमने निबंध को शुक्ल जी को केंद्र में रख करके उनको काल विभाजित किया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निबंध का जो काल विभाजन है उसे ऐसे ही याद रखेंगे। और उसमें ही हमने देखा था कि जो शुक्ल पूर्व युग है उसमें एक तो भारतेंदु युग थे और दूसरे थे द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग पे हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो पहले आप जा कर के वो वीडियो देख लीजिए, आपको चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि आगे की चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम देखेंगे द्विवेदी युगीन निबंध। तो इसमें मैं जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो आपको बताऊंगी। आप कॉपी पेन ले लीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी निबंध का द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग में नागरी प्रचारणी पत्रिका तथा सरस्वती के प्रकाशन से प्रारंभ होता है। अब दो पत्रिकाओं का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, मैं इन दो पत्रिकाओं पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये दोनों ही पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे सिलेबस या कह सकते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से, है ना। तो उन्हें हम किसी सेपरेट वीडियो में समझेंगे कि नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, किसके द्वारा और क्यों इसका प्रकाशन किया गया, और सारी चीज़ें हम समझेंगे। और फिलहाल आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और सरस्वती पत्रिका तो आप जानते ही होंगे। तो सरस्वती पत्रिका जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा निकाली गई एक बहुत ही फेमस चर्चित हिंदी पत्रिका थी, जिसने हिंदी साहित्य को काफ़ी कह सकते हैं कि एक विकास की दिशा प्रदान की। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जो निबंध विधा है उसके प्रकाशन से भी, मतलब उस जो हिंदी निबंध है उसको काफ़ी कह सकते हैं कि एक जो उत्थान है उसका, ठीक है, जो द्वितीय उत्थान काल जिसे हम कहते हैं द्विवेदी युग, तो उसमें जो ये दो पत्रिकाएं आप देख रही हैं, तो इन दोनों से बहुत सारी विधाओं का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो अब अगला देखिए, द्विवेदी युग में उन सभी भावनाओं, विचारों, शैलियों और साहित्य विधाओं का विकास और प्रसार हुआ जिनका सूत्रपात भारतेंदु युग में हो गया था। अब क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, एकदम से नहीं होता है ना। तो भारतेंदु युग में जो चीज़ें छूट गई थी, ये जिनका बीज कह सकते हैं कि अंकुरित हुआ था, तो वो अब क्या हो चुका है, एक मतलब विकसित रूप धारण कर चुका है। कहाँ पे? द्विवेदी युग में, है ना। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जो चीज़ें पीछे छूट गई थी भारतेंदु युग में, अब यहाँ पे वो चीज़ें सारी की सारी उभर कर आई। इस युग में विषय, शैली और विचारधारा की दृष्टि से विकास परिलक्षित होता है। पूर्ववर्ती युग की तरह इस युग में भी भाषा, पुरातत्व, इतिहास, अध्यात्म, विज्ञान आदि पर निबंध लिखे गए। तो आप देख पा रहे होंगे ये सारे विषय थे जिन पर द्विवेदी युगीन जो निबंधकार थे उन्होंने निबंध लिखे थे। इसमें भाषा है, पुरातत्व है, इतिहास, अध्यात्म, विज्ञान आदि। इस युग में भाषा और व्याकरण संबंधी सर्वाधिक निबंध लिखे गए। तो सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा व्याकरण संबंधी जो निबंध हैं वो, या भाषा संबंधी जो निबंध हैं वो सबसे ज़्यादा किस युग में लिखे गए। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो शुक्ल पूर्व युग भी आपसे पूछा जा सकता है और द्विवेदी युग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि शुक्ल पूर्व युग और द्विवेदी युग मतलब शुक्ल पूर्व युग के अंदर ही द्विवेदी युग आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, भारतेंदु युग में निबंध लेखन की जिन वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक शैलियों का सूत्रपात हो चुका था, इस युग में उनके सूक्ष्म रूपों का विकास हुआ। किंतु इस युग में भारतेंदु युग की आत्मव्यंजक शैली का क्रमशः ह्रास हो गया। विचारात्मक निबंधों का सर्वाधिक विकास हुआ। तो देखो, ये लाइन आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखो, भारतेंदु युग में निबंध लेखन की जिन वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक शैलियों का सूत्रपात हो चुका था, यानी कि
जो भारतीय युग में निबंध थे वो वर्णनात्मक लिखने शुरू हुए थे, विवरणात्मक थे, भावात्मक थे और विचारात्मक शैलियों पर आधारित थे। यानी कि उनका एक कह सकते हैं ना शुरुआत हुई थी, लेकिन इस युग में उनके सूक्ष्म रूपों का विकास हुआ। यानी कि उसके जो सूक्ष्म चीज़ें थी उनका क्या हुआ, विकास हुआ। छोटे से छोटी चीज़ विकसित हुई उसकी, है ना, जो चीज़ें छूट गई थी। किंतु इस युग में भारतेंद्र युग की आत्मव्यंजक शैली का क्रमशः ह्रास हो गया। यानी कि भारतेंद्र युग में जिस आत्मव्यंजक शैली में निबंध लिखे जा रहे थे, यहाँ उसका हमें ह्रास देखने को मिलता है। यानी कि वो बिल्कुल ही विलुप्त हो गई। विचारात्मक निबंधों का सर्वाधिक विकास हुआ। तो आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि विचारात्मक निबंध सबसे ज़्यादा कहाँ विकसित हुए या किस युग में हुए, तो वो द्विवेदी युग में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ से ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं हैं या द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इनके नाम से ही द्विवेदी युग पड़ा है, इस युग का नाम है ना, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो हो जाएंगे। बालमुकुंद गुप्त हो जाएंगे। श्याम सुंदर दास है। सरदार पूर्ण सिंह, इन्हें अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इत्यादि। तो ये जो प्रमुख हैं, और भी कुछ छुटपुट हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से हैं, इनको आप कंठस्थ कर लीजिए, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। द्विवेदी युगीन कुछ प्रमुख निबंधकार और उनके निबंधों के बारे में हम जान लेते हैं। इधर आपके निबंधकार दिए हुए हैं और यहाँ इनके निबंध हैं। मैं जिनको इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगी उनको तो आप हर हाल में याद रखेंगे, लेकिन एक नज़र इनके सभी के निबंधों पर आप ज़रूर नज़र डालिएगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, ठीक है, लेखांजलि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नाट्यशास्त्र भी इम्पोर्टेंट है, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंड देव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, ये महत्वपूर्ण है। भाषा और व्याकरण निबंध किसने लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि और कविता इम्पोर्टेंट है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध, अब देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई कविता होगी, लेकिन क्योंकि ये एक निबंध है, ठीक है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, तो ये एक निबंध है। इसके बाद देखिए, दमयंती का चंद्रोपालंब, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुता पराधे, तो जनकस्य दंड, आत्मनिवेदन, प्रभात नेपाल, तो ये इनके निबंध थे महावीर प्रसाद द्विवेदी के। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं, उन्हें आप बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। बालमुकुंद गुप्त देखिए बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हुए हैं इस युग में, और इनके बारे में जो है एक जगह शुक्ल जी लिखते भी हैं कि शुक्ल जी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जब इनकी मृत्यु हो जाती है बालमुकुंद गुप्त की, तो तब कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दुखी होकर के, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अक्सर दूसरों की भाषाओं की आलोचना ही करते थे, क्योंकि उनका कार्य था कि सरस्वती पत्रिका में केवल हिंदी भाषा से संबंधित रचनाएं प्रकाशित करना, और वही रचनाएं हिंदी की वहाँ प्रकाशित होती थी सरस्वती पत्रिका में, जो एकदम शुद्ध हिंदी में लिखी होती थी। तो बहुत लोगों की जो रचनाएं थी वो लौटा दी जाती थी सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी में नहीं होती थी, या जो छोटा मोटा सुधार करना होता था तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होते थे वो उसमें खुद ही कर लेते थे। तो जबकि बालमुकुंद गुप्त जी के बारे में जब उनकी मृत्यु होती है तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अच्छी हिंदी तो बस केवल एक ही व्यक्ति लिखता था, बालमुकुंद गुप्त। इतना उन्होंने, एक कोटेशन भी है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ये दो महत्वपूर्ण इनके निबंध हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्टर व्हिटमैन, तो इनके जो सारे निबंध हैं ये आप याद रखेंगे, इनके सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो गुलेरी जी का है कछुआ धर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मारे से मोहि कुंठाओं, अमंगल के स्थान, विक्रमोर्वशी
की मूल कथा आदि। तो ये कछुआ धर्म आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। माधव प्रसाद मिश्र का है रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। तो ये मुझे कुछ खास लग नहीं रही इम्पोर्टेंट। गोविंद नारायण मिश्र का जो है प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। तो इनके भी कुछ खास महत्वपूर्ण लग नहीं रहे हैं, फिर भी आप चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मिश्र बंधु का देखिए पुष्पांजलि इम्पॉर्टेंट है, सुमनांजलि आत्मशिक्षा, ठीक है। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है गद्यमाला, निबंध निचय, बौ की बहार, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। तो इनके भी कुछ महत्वपूर्ण मुझे लग नहीं रहे हैं। इसके बाद देखिए श्याम सुंदर दास का यहाँ पर एक ही निबंध जो है मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, साहित्य लोचन, ठीक है। साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। तो समाज और साहित्य को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पद्म सिंह शर्मा मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार, पद्म पराग। तो ये इनका एकमात्र जो मतलब मुझे लग रहा है यहाँ से इम्पोर्टेंट जो निबंध है जिसकी वजह से इन्हें प्रसिद्धि भी काफ़ी प्राप्त हुई थी। तो पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण जो निबंधकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसी युग के युग प्रवर्तक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुसंख्यक निबंध परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में हैं। उनमें आत्मव्यंजना का तत्व नगण्य है, यानी कि उन्होंने आत्मव्यंजना बहुत कम मात्रा में की है। उनके जो निबंध होते थे वो थोड़ा आलोचनात्मक किस्म के होते थे। जैसे मैंने बताया ना कि वो एक साहित्यकार के साथ साथ वो एक आलोचक भी थे, और उनका कार्य था कि जो भी रचनाएं उनके पास, क्योंकि उस समय सरस्वती पत्रिका में किसी की रचना प्रकाशित होना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना के बराबर था। तो उनका यही कर्तव्य था, क्योंकि उनका जो मेन उद्देश्य था सरस्वती का प्रकाशन करना वो यही था कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके, और उसमें वही रचनाएं उनकी शामिल होती थी जो शुद्ध हिंदी में लिखी होती थी। तो वो पहले उनको बहुत अच्छे से पढ़ते थे, उनकी आलोचनाएं करते थे, उनके गुण दोष सारे निकालते थे, उनमें क्या कमियां हैं, क्या भाषाई दृष्टि से क्या अशुद्धियां हैं, तो वो सारी चीज़ें वो लिखते थे। और उसके बाद अगर वो उनके मतलब जो रूल्स थे उन पे अगर खरी उतरती थी तो ही वो उस रचना को अपनी पत्रिका में स्थान देते थे। तो इतने मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट हम कहेंगे, इतने अनुशासन प्रिय थे वो अपनी उस पत्रिका को लेकर के। तो जाहिर सी बात है उनके जो निबंध भी रहे होंगे उसमें वो सारी चीज़ें हमें दिख जाएंगी, है ना। तो परिचयात्मक कह रहे हैं या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। अब क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने आप में एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे अपने आप में, है ना। तो उतने बड़े महान व्यक्ति के ऊपर भी उन आलोचना करने वाले एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उन्होंने कहा है कि जो द्विवेदी जी के निबंध हैं वो क्या है, केवल बातों का संग्रह है, ठीक है। अब भगवान जाने कि ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा बातों का संग्रह, क्योंकि निबंध उनके मैंने भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना हमें ध्यान रखना होगा कि बातों का संग्रह जो है शुक्ल जी ने किसके निबंधों को कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को कहा है, ठीक। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए पुरातत्व, साहित्य, पुस्तक परिचय, चरित्र चर्चा, आलोचना, विज्ञान आदि विषयों पर लिखे गए अपने विचारों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लेख कहा है, ठीक है। रसज्ञ रंजन में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध संग्रहित किए, मतलब इनके जो निबंध हैं वो रसज्ञ रंजन में संग्रहित हैं, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध में उनके व्यंग्य शैली का रूप देखा जा सकता है। कवि और कविता द्विवेदी जी की समीक्षात्मक निबंध है। लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा से प्रभावित होकर के उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की थी। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहते हैं ना आचार्य महावीर, तो उनको जो आचार्य की उपाधि दी थी वो किसने दी थी, काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा दी गई थी, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले हमारे जो साहित्यकार हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त।
तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने जो है बालमुकुंद गुप्त का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के संक्रमण स्थल पर एक वयस्क निबंधकार के रूप में हुआ था। इनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युगीन है तो शरीर द्विवेदी युगीन। तो देखो आपसे कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के मध्य जो निबंधकार हैं, मध्य के या बीच की कड़ी के रूप में जिन्होंने कार्य किया तो वो थे बालमुकुंद गुप्त। यानी कि इन्होंने शुरू अपनी जो निबंध थे वो भारतेंदु युग में लिखने शुरू किए थे, लेकिन द्विवेदी युग में इन्होंने लेखन कार्य अपने विकास मतलब जो विकसित इनका लेखन कार्य हुआ है वो द्विवेदी युग में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु युगीन नव जागरण का उल्लास, राष्ट्र प्रेम, समाज निर्माण की आकांक्षा तथा द्विवेदी युगीन सधी हुई भाषा के संयोग से गुप्त जी के निबंध अपनी प्रभावोत्पादकता के अनुपम है। ठीक है, तो भाषा वगैरह इनकी सारी जो चीज़ें थी वो एकदम मैंने जैसे बताया भी था ना कि ये अपनी भाषा में एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी शब्दावली का ये प्रयोग करते थे। इसके बाद देखिए, समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के यथार्थ चित्रण के साथ साथ विदेशी शासन के प्रति आक्रोश का स्वर भी इनके इन निबंधों में मुखरित हुआ है। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, राजनीतिक कहें, सामाजिक कहें, जो समकालीन उस समय की जो परिस्थितियां थी वो कैसे थी, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने जो है अपने निबंधों में विदेशी शासन के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया है। ठीक, इसके साथ ही देखिए इनके निबंधों में ललित निबंध का विकसित होता स्वरूप दिखाई देता है। तो इन्होंने जो है ललित निबंध भी लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे और ख़त बालमुकुंद गुप्त के प्रसिद्ध निबंध हैं। तो ये दो निबंध आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 1904 से 1905 ईस्वी में बालमुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए ये चिट्ठे लिखे थे। यानी कि जो उस समय के तत्कालिक जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, तो उनको 1904-05 आपको पता भी होगा बंगाल विभाजन का समय था। तो उस समय जो भी परिस्थितियां चल रही थी तो उन्होंने जो है इन दो निबंधों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। शिव शंभू के चिट्ठे और ख़त। तो ये चिट्ठे जो थे वो किसको संबोधित थे, लॉर्ड कर्जन को। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो शिव शंभू के चिट्ठे और ख़त, तो इसमें जो है बालमुकुंद गुप्त ने किस गवर्नर को संबोधित करते हुए ये निबंध लिखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए इन्होंने ये निबंध लिखे हैं। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही है। इसमें हमने द्विवेदी युगीन निबंधकारों को जाना और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा। उस युग के मतलब द्विवेदी युग के कितने निबंधकार थे, कौन कौन फेमस थे, उनकी रचनाएं कौन सी थी जो महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपने नोट्स बनाया होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में शुक्ल जी को पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा मैंने जब शुक्ल जी को पढ़ा तो क्योंकि शुक्ल जी पर अगर हम जितने ज़्यादा वीडियो हो सके वो तो मुझे लगता है कम ही है, क्योंकि अपने आप में शुक्ल जी एक स्वयं एक पुस्तक मैं कहूँगी उन्हें। तो उनके निबंध इतने सारे थे और उनके निबंधों से इतने प्रश्न बनते हैं, तो मैंने सोचा कि उनको सेपरेट वीडियो में आप लोग मांग भी कर रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको यहाँ आज शामिल नहीं किया है। अगले वीडियो में हम शुक्ल युग को पढ़ेंगे, शुक्ल जी के निबंधों को पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। नमस्कार।